ऑल इंडिया सर्विसेज, इसको 3 पार्ट में लगभग डिवाइड किया गया है। आईएएस, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों जो हैं ये गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही काम करते हैं। इनकी जो फाउंडेशन, मतलब कि आईएएस की जब ये कब खोजा गया, आईएएस कब सर्विसेज की रैंकिंग हुई, ये 1858 ब्रिटिश के अंडर में ये पहले हो चुका था, जिनका काम था रिवेन्यू कलेक्ट करना। फिर उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 को, वहाँ पे असली में आईएएस बने। और उस टाइम में मतलब कि उस लॉ के हिसाब से उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी थी, उनकी अपनी कुछ रूल थी, ड्यूटीज़ थी, उनके बारे में सब कुछ लिखा था उसी कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में। तो फिर इनके जो काम मिनिस्टर के रिस्पॉन्सिबल इनके ऊपर होते हैं, तो ये ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड वो पेंशन के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। मतलब कि उनको ज़्यादातर एडवाइस अपना प्रोवाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या सही है, क्या गलत है। और देखा जाए तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ होते हैं जो कि पब्लिक के भी ऊपर होते हैं, मतलब कि पब्लिक के प्रति इनकी कुछ ड्यूटीज़ होते हैं और फिर गवर्नमेंट के प्रति कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, जो आप देख सकते हो कि क्या क्या ड्यूटीज़ है। इसमें कुछ आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ आपको एक रफली स्केच दे रही हूँ कि आईएएस में आखिर क्या होता है। अब देखो कि इसमें जो आईएएस में हम एग्ज़ाम जो देते हैं वो यूपीएससी के हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको क्या क्या होना चाहिए, कि आईएएस में क्या गुण होने चाहिए, कि इस गुण से यदि मिलेगा, जैसे कि शादी के लिए 36 गुण की ज़रूरत होती है, तो इन गुण से आपकी यदि मिल रहा होगा तो फिर आप आईएएस बन सकते हो। जैसे कि एज क्राइटेरिया, हर जॉब के लिए एज क्राइटेरिया होता है। तो इस जॉब के लिए 21 टू 32 ईयर्स तक यदि आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से परफेक्ट एज होता है 21, उसी से स्टार्ट करो अपना आईएएस का अटेम्प्ट देना। और एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कास्ट के हिसाब से एज की रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि जनरल को 32 ईयर तक एग्ज़ाम देने की अलाउ है, कि हाँ 32 ईयर तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर ओबीसी जो है उनको वो 35 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये है, ये 32 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। SC और ST जो है ये 37 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं और इनकी एज लिमिट यही है। और फिजिकल डिसेबलेबल कैंडिडेट जिनकी जो बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो वो 42 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो ये भी कास्ट के हिसाब से अटेम्प्ट किया जाता है। जैसे कि जनरल को 6 अटेम्प्ट, तो ये 6 बार वो एग्ज़ाम को दे सकता है। ओबीसी जो है वो 9 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 9 बार उसे दे सकते हैं वो एग्ज़ाम को। और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वो 6 बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और SC ST जो होते हैं वो टिल जब तक उनकी 37 ईयर नहीं हो जाती वो तब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट जिनमें कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो भी 42 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। एजुकेशन की बात किया जाए तो फिर ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, लेकिन हाँ 12th पास आउट करके यदि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। और इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती कि आपको साइंस लेके पढ़ना है या फिर आर्ट लेके पढ़ के आप एग्ज़ाम दोगे या फिर कॉमर्स लेके एग्ज़ाम दोगे। इसमें कुछ परफेक्टली कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रीम लोगे तब भी यदि आपने साइंस लिया और फिर भी आपने इस एग्ज़ाम को दिया और क्वालिफाई हो गए तो आपको जॉब कोई नहीं आपका जॉब छीन सकता, आपका ही वो जॉब रहेगा। इसमें कोई चीज़ नहीं है कि आप साइंस लोगे तो ही बन पाओगे या फिर आर्ट्स लोगे तो ही बन पाओगे। जो भी आप जिस स्ट्रीम में हो उस स्ट्रीम से भी आप ये जॉब को यदि क्रैक कर लेते हो, ये यूपीएससी को यदि क्रैक कर लेते हो तो फिर आपको ये जॉब मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्क देखते हैं, मतलब कि इनके कुछ काम देखते हैं। तो ये जो है इनकी जो फार्मिंग पॉलिसीज़ को ये देखते हैं थोड़ा बहुत, और ये ना मिनिस्टर्स को एडवाइस करने का काम करते हैं। ये कुछ इशू हो गया तो प्राइवेट इशू हो गया, कुछ भी पब्लिक इशू हो गया, तो उनको कैसे संभालना है या फिर उनको एडवाइस करना है कि क्या सही रहेगा क्या गलत है। ये सुपरवाइज करते हैं कि ये जो काम चल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो सही है नहीं। यदि गलत कर रहा है तो उनको बताता है कि कैसे सही करें। उनको ये नहीं कि उनको जॉब वही उससे गवर्नमेंट से निकाल दे सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होती। लेकिन हाँ उनको सलाह देता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये इनकी काम होता है। और वो
कलेक्ट रेवेन्यू, वो रेवेन्यू को अच्छी तरह से कलेक्ट करते हैं, मतलब कि जो भी बजट आता है, जो भी टैक्सेस होता है, वो इन्हीं के पास आता है। यही कलेक्शन का काम इन्हीं का ही होता है। और ये पब्लिक फंड्स जो होता है उसका भी ये एक्सपेंडिचर रखते हैं, उसकी भी ये कैलकुलेशन करके रखते हैं कि हाँ पब्लिक के ऊपर जो हमने पैसा खर्च किया है वो सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं, या फिर पब्लिक को जितना पैसा चाहिए थी वो उन तक पहुंचा कि नहीं। ठीक है, अब यदि आप बोले कि इनकी सैलरी कितनी होती है, तो स्टार्टिंग की इनिशियल सैलरी इनकी स्टार्ट होती है 55,000 से स्टार्ट होती है और एंडिंग तक 2 लाख तक सैलरी हो जाता है इनका। अब देखते हैं इनके एग्ज़ाम इनका बहुत, जैसे कि एक साल तक पूरा चलता है और ये हर एक साल में एक ही बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम जैसे कि इनके 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आपको प्रीलिम्स को देना पड़ता है, स्टेज 2 में आपको मेंस को क्वालिफाई करना पड़ता है और स्टेज 3 जो होता है वो पर्सनल एबिलिटी और पर्सनल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी जो इंटरव्यू लिया जाता है, आपकी जो माइंड की चेकिंग किया जाता है। ठीक है, अब इसकी जो एग्ज़ाम देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या होता है। तो ये प्रीलिम्स में इनका जो फर्स्ट होता है कि जनरल स्टडी, तो जनरल स्टडी जो होता है इनका 2 घंटे का होता है। जनरल स्टडी क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चन कंटेनिंग होते हैं और मार्क्स, यदि मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का वो जनरल साइंस फर्स्ट होता है और दूसरा होता है जनरल साइंस सेकंड। ये 2 आवर्स का ही होता है, लेकिन इसके 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स सेम होता है, लेकिन इसके मार्क्स जुड़ते हैं और ये जो जनरल फर्स्ट के इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। लगभग काफ़ी टाइम ये देखा गया है कि प्रीलिम्स के मार्क्स को इग्नोर किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, मतलब कि जो यदि आपके एक क्वेश्चन कट रहा है तो 1/3 मार्क्स आपके उसके जाएंगे। ठीक है, और 33% आपके पासिंग मार्क्स होता है। ये भी आप इसको क्लियर करके फिट कर देते हो कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। प्रीलिम्स के मार्क्स ज़्यादातर इग्नोर किए जाते हैं, तो पासिंग मार्क्स यदि आप लाओगे तो आपके जो फाइनल में जो ग्रांट मार्क्स में आपके मार्क्स ये जुड़ते नहीं है, लेकिन इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, मेंस नहीं दे पाओगे। मेंस में आप देख सकते हो कि 7+2 मतलब कि 9 एग्ज़ाम को आपको देने पड़ते हैं। ये भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, जनवरी से लगभग स्टार्ट होता है और ये बहुत दिन चलता है। इसकी भी ये MCQ सारे बेस्ड होते हैं। ये जो मेंस होते हैं ये रिटर्न बेस्ड होते हैं, प्रीलिम्स जो होते हैं ये MCQs बेस्ड होते हैं। ठीक है, इनके हर एक पेपर 3 आवर्स का होता है और टोटल मार्क्स इन सभी के मार्क्स होते हैं 1750 मार्क्स कंटेंट करते हैं। यदि आप एक पेपर का देखोगे, मतलब कि इनके ये, चलो ये सारे मार्क्स मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे वो पेपर A, पेपर 2, पेपर 1 ये होते हैं, लेकिन इसके बाद में पर्सनल टेस्टिंग होती है, मतलब कि इंटरव्यू जो होता है इसके भी अलग से मार्क्स जोड़ते हैं। 275 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स अलग से जुड़ते हैं और आपकी ग्रांट मार्क्स जो होता है 2025 मार्क्स जो होते हैं वो टोटल मार्क्स होता है कि आपको इस 2025 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आपके ओवरऑल व्यू देखते हैं कि आप कैसे, आपके पर्सन सब कुछ देख के। ये बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है, पहली बात तो ये बता दूं, ये बहुत सारे डिफिकल्ट पेपर होता है। ये इंडिया का सबसे डिफिकल्ट पेपर में से एक माना जाता है और इसमें इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं और बहुत कम लोग इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप बिना कोचिंग के इसको नहीं कर पाओगे, ऐसे कुछ भी बात नहीं है। आप बिना कोचिंग के भी इसको क्वालिफाई कर पाओगे, आपको दिल्ली कोचिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी कर पाओगे। ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंट रहते हैं, ऑनलाइन वो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल प्रेजेंट रहते हैं और अपडेट रहते हैं। आपको हमेशा हर चीज़ के साथ अपडेट रहना है। इसके सिलेबस कंप्लीट करना है तो क्या करना चाहिए आपको न्यूज़पेपर के साथ हमेशा चलना चाहिए कि हाँ न्यूज़पेपर आपको कवर करना है, कि न्यूज़पेपर के साथ चलोगे तो आपके सब कुछ क्लियर होता जाएगा। आपको करंट अफेयर्स को देखना है, कुछ फैक्ट्स को देखना है, कुछ ऐसी चीज़ को जानना है। आपके इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ को ज़्यादातर डेडिकेट करना है, ज़्यादातर उसको वो समझना है, देखना है, उसी के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। और मैं भी इसी में, जो मेरे चैनल है, मैं इसमें करंट अफेयर्स को, मोटिवेशनल वीडियोज़ को, फैक्ट वीडियोज़ को और इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को ही एनालाइज करवाती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये जो है कि आप अपडेट रहेंगे, आप करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे, तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यही नहीं कि आप इसी एग्जाम के लिए दे रहे हो, IPS IAS, यदि कोई भी एग्जाम के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी और आपको इंडिया के नेशनल, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चैनल में हमेशा 2 दिन में, 1 दिन में हमेशा ही कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और आपको कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं
देखेंगे इनमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अब सब्जेक्ट की बात करें तो आपको हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन की हर चीज़ देखनी पड़ेगी, इंडियन पॉलिटिक्स देखनी पड़ेगी, इंडियन इकोनॉमिक को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और जैसे कि आप इकोलॉजी एनवायरमेंट, सोशल साइंस को देखना पड़ेगा। और इसके साथ आपको तो मैंने बोला है कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर के साथ तो आपको हमेशा कांटेक्ट रखना ही रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादातर आपको प्रेजेंट के साथ चल रहा है। यहाँ नहीं कि आप यदि कोई आंसर लिख रहे हो, कि आप एग्जाम दे रहे हो आंसर लिख रहे हो तो आप पास का कुछ देखो, नहीं, आपको हमेशा हर चीज़ करंट के साथ रहना कि आप कितना अपडेट हो इस नेशन के साथ, ठीक है। और यदि आप साइंस, जनरल साइंस आपको आना चाहिए। और सबसे मेन बात, ये कभी भी अपने माइंड में फिट मत कर देना कि आप 12th के बाद इसको स्टार्ट करोगे पढ़ना और आप यही चीज़ पढ़ोगे जो गिवन है। आपको सबसे पहले, यदि आप कोई छोटे बच्चे देख रहे हो या फिर आप बड़े भी हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 12th तक की एनसीईआरटी की बुक तो अच्छे से क्लियर करनी चाहिए। एक सब्जेक्ट में, हाँ मैथ्स को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, लेकिन साइंस को भी इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन साइंस इजी होता है तो आप उसको भी थोड़ा बहुत चलोगे। लेकिन जैसे कि एसएसटी पार्ट होता है, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे तो ज़्यादातर एनसीईआरटी के 12th तक की जो बुक होती है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर आप अपना आगे देखो कि कौन सा आपकी बुक पढ़नी है। तो मैं सजेस्ट तो करूंगी कि आपको इस एग्जाम के लिए, आईएएस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए कौन से बुक की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको मैपिंग की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि ज्योग्राफी के लिए कि कौन सी ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर्स में कौन सी लोकेशन में क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे या कुछ भी आपको नॉलेजेबल दिखे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नॉलेज भी गिवन है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी अपडेट और न्यू वीडियो जल्द से जल्द मिले। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।